अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे जिनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको गोइंग कंसर्न पढ़ाया था, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, और मैंने आपको बोला था इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी कहते हैं हम लोग। ओके, तो आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या इसको आप बोल सकते हो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी इसको कहा जाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट इज ओनर और मैनेजर्स। द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस एज सच इज ट्रीटेड एज टू डिफरेंट पर्सन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम क्या मानते हैं कि जो हमारा ये बिजनेस होता है और ये जो ओनर होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, राइट, हम मानते हैं कि ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है। ठीक है, ये एक अलग बंदा है और ये एक अलग बंदा है। ऐसा क्यों माना जाता है बिजनेस में? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऐसा बोल रहा है, इसीलिए बिजनेस में ये चीजें एज्यूम की जाती है कि हमारा बिजनेस और बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बंदा यानी कि ओनर, ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है। अब इस चीज से आपको क्या मतलब, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज को नहीं मान लोगे कि आपका ओनर और आपका बिजनेस अलग है, तो आप बिजनेस की परफॉर्मेंस पता नहीं लगा सकते। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो बंदा है जो ये बिजनेस को स्टार्ट करता है, इसके कुछ अपने पर्सनल खर्चे भी होते हैं, लाइक फैमिली के रिलेटेड, ठीक है, अपने पर्सनल खर्चे। तो ये वो बिजनेस में भी तो शो कर सकता था ना, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो यहाँ पे तो फिर ये मसला ही नहीं अराइज हो जाएगा कि इसके पर्सनल जो एक्सपेंसेस है वो अलग लिखने हैं और बिजनेस के अलग लिखने हैं। हम बिजनेस में क्या करते हैं, जो ओनर के अपने पर्सनल खर्चे होते हैं वो उसकी अलग बुक में लिखी जाती है, पर्सनल अकाउंट में लिखे जाते हैं ओनर के, और बिजनेस के जो खर्चे होते हैं वो उसकी अपनी बुक्स में लिखा जाता है बिकॉज ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट। और यही हमें ये बोलता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बताता है कि आप बिजनेस एंड उसका जो ओनर होता है, इनको ट्रीट करिए कि ये दो इंडिविजुअल्स है फॉर अकाउंटिंग पर्पस। यानी जब आप रिकॉर्डिंग करते हो बिजनेस में, आप क्या एज्यूम करोगे कि ये जो बिजनेस है और ये जो इसका ओनर है, ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, और जो इंडिविजुअल है इसकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होगी वो इसकी पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, और जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होगी वो बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, दिस इज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या आप बोल सकते हो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है जब मैंने आपको कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो तब मैंने आपको ये चीज बताई है। ओके, तो इस चीज का हम देखते हैं कि इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, मीन्स ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। जैसे ऑल ट्रांजैक्शंस और क्लासिफाइड इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस, यानी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप बिजनेस में आइडेंटिफाई कर पाते हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी है और इसकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस कौन सी, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हमें बिजनेस के बारे में जानना है ना। तो खाली वो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे बिजनेस की बुक्स में जो बिजनेस के रिलेटेड हुई होगी, जो पर्सनल जो इस ओनर की अपनी होगी, पर्सनल होगी, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या वो हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसके पर्सनल अकाउंट में वो रिकॉर्ड की जाती है। तो दिस इज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। लास्ट में आपको नेटशल में बता देती हूँ कि बोलता क्या है कि आपका जो ये बिजनेस है एंड द ओनर, ये कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि इनको आप दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ट्रीट करिए, कि ये अलग है और ये अलग है। जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है, ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, सेम सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो रही है। आप एज्यूम करो ये ए है एंड दिस इज अ बी, तो ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स है। क्यों ऐसा बोला गया है वो मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या होता है, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सी मेरे बिजनेस की रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, कौन सी इस ओनर की अपनी है, ताकि मुझे वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में लिखनी है जो बिजनेस के रिलेटेड हो और बिजनेस की परफॉर्मेंस आपको पता चल जाए। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। अकाउंटिंग डेटा शुड बी क्वांटिफाइड सो दैट डेटा कैन बी एग्रीगेटेड एंड हेंस समराइज्ड। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बोली है कि अकाउंटिंग में आप उसी चीज की रिकॉर्डिंग करते हो जिसको आप मेजर कर सकते हो मनी में, या जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं। और ये क्यों बोला गया है, कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है। ये जो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की
रिकॉर्डिंग की जाती है। ओके, ये इसी की वजह से होता है। और मैंने आपको बोला था, जैसे जब मैंने आपको मेजरमेंट पढ़ाया था, जब हम अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ रहे थे, पहला मैंने बोला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मैंने बोला था मेजरमेंट। उस टाइम मैंने बोला था कि हमें ट्रांजेक्शन को मेजरिंग यूनिट में लिखना होता है, एक यूनिट इनको देना पड़ता है। ठीक है, वो यूनिट देना, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, मेजरमेंट करना, ये इसी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से है, क्योंकि यही हमें बोलता है कि उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए जो अब नंबर्स में शो कर सकते हो, क्वांटिफाइड जिनको हम कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, अगर मेरा जो लेबर होता है या जो एम्प्लॉय होता है मेरा, ठीक है, अगर वो स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, अगर वो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, देखो ये लेबर जो है ना मेरा ही बंदा है, मेरे बिजनेस का बंदा, इन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, इस स्ट्राइक की वजह से मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, आपके प्रॉफिट्स, आपका जो नॉर्मल ऑपरेशन है बिजनेस पे, उस पर असर पड़ेगा, राइट। अगर एक ही दिन बिजनेस बंद रहेगा तो मीन्स एक दिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी, एक दिन की प्रोडक्शन रुकना मीन्स एक दिन की सेल रुक जाना, एक दिन की सेल रुक जाना मीन्स प्रॉफिट्स कम हो जाना, राइट। तो ये चीज आपके बिजनेस पे तो असर डाल रही है, बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, बट स्ट्राइक को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। इतने इन लोगों ने कितने करोड़ की स्ट्राइक की, 1 करोड़ 2, ऐसा कभी हम लोग बोलते हैं नहीं। यही है ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का? पहले हमें ये बता देता है कि क्वांटिफाई द डेटा, हाँ जी, आपको वो डेटा देता है जिसको आप मेजर कर सकते हो या जिसको आप नंबर्स में लिख सकते हो, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसी की वजह से आप कल अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन पता लगा सकते हो। जब एक यूनिट आप लोग दोगे, मनी में रिकॉर्डिंग करोगे ट्रांजेक्शन्स की, तो तभी तो आप कल पता लगा सकते हो ना कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट्स कितना है, ठीक है, क्योंकि आप मेजर कर सकते हो परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने एक यूनिट दे दिया है इनको। तो वहां पे मतलब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में निकाल सकते हैं। लेकिन इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की कुछ यहाँ पे मतलब क्रिटिसिज्म किया गया है, जैसे वैल्यू ऑफ मनी इरोड्स। अब कॉमन सेंस है कि जो पैसे का वैल्यू होता है ना वो इरोड हो जाता है, मीन्स पैसे में जो आज वैल्यू है पैसे की वो कल नहीं रहती है। अब हम बिजनेस में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आगे जब अभी मैं पढ़ाऊंगी वहां पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ोगे, तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने मशीनरी खरीदी बिजनेस में, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपीज की खरीदी है और आज की डेट पे खरीदी है, जैसे 8/8/21 में मैंने खरीदी। ओके, अब ये मशीनरी मैंने कब खरीदी है, 8/21 में, और इसी दिन मैंने रिकॉर्ड कर ली यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम बिजनेस में परफॉर्मेंस देखते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, वो मैं निकालूंगी 31 मार्च 2022 को। और किस बेसिस पे मैं मतलब प्रॉफिट निकालती हूँ या पोजीशन देखती हूँ, उस बेसिस पे जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था। जैसे मैंने मशीनरी 1 लाख की खरीदी, कब, किस डेट पे खरीदी, इस डेट पे, तो मैंने बुक्स में इसी दिन रिकॉर्ड किया था, तो इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड की थी। लेकिन परफॉर्मेंस जब चेक हम करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये जो 1 लाख रुपीज है 8 से लेकर 31 मार्च तक तो बहुत पीरियड है, टाइम पीरियड है, राइट। 8 to 31 मार्च, अभी कुछ मंथ्स और बाकी है। तो आपको नहीं लग रहा है इस 1 लाख रुपीज का वैल्यू चेंज होता रहता है? क्योंकि मनी का जो वैल्यू है चेंज होता है। अभी जो 1 लाख रुपीज का वैल्यू है वो 31 मार्च में वो 1 लाख रुपीज का वैल्यू नहीं रहता है, इवन वो कम हो जाता है। सेम यहाँ पे भी है। ये जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी तरीके से आपको मतलब आपको करेक्ट परफॉर्मेंस, करेक्ट पोजीशन बिजनेस की नहीं बता पाता है, क्योंकि आप लोग जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो ना, उसकी कीमत कम होती है इन फ्यूचर। ओके, जैसे हम लोग जब रोटी लाते थे तो 1 रुपए में हम लोग लाते थे 1 रोटी पहले, राइट। लेकिन आजकल वही रोटी, साइज भी वही है, ठीक है, वही कुछ अभी भी लग रहा है, लेकिन 5 रुपए में वो आ रही है, ठीक है। तो मीन्स अभी जो है ना 5 रुपीज किसके बराबर है इस टाइम, इस 1 रुपए के बराबर, ठीक है। मेरा 1 रुपए 5 रुपए के बराबर यहाँ पे बन गया है फ्यूचर में, क्योंकि आपका जो मनी वैल्यू है चेंज होता रहता है। तो ये क्रिटिसिज्म है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की, क्योंकि हमारे जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो मनी है इसका वैल्यू जो चेंज होता रहता है। तो जो बिजनेस में परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में, लेकिन परफेक्ट फिगर नहीं देता आप लोगों को, क्योंकि हम लोग चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करते। जो चेंज आ रही है इस पैसे में वो रिकॉर्ड नहीं होती है। ओके, अभी जब कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ाओगे ना तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये।
तो उसके बाद दूसरा जो इसमें लिखा गया है क्रिटिसिज्म, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी। ये भी पता है कि हमारी जो करेंसी यहाँ के इंडिया की करेंसी रुपी है, लेकिन अगर हम इसको डॉलर के साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर बेचारा मतलब कोई बंदा इंडिया का बाहर से कोई चीज़ खरीदेगा तो डेफिनेटली उसको डॉलर में पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास होता है रुपी, तो उसी रुपी को वो कन्वर्ट करेगा पहले डॉलर में, लेकिन जितना उसने एक्सपेक्ट किया होता है ना उससे ज़्यादा उसको देना पड़ता है, क्योंकि आपके रुपये की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू डॉलर। तो ये भी एक जो है ना क्रिटिसिज्म है इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का, कि ये जो है ना रिजल्ट जो हम परफॉर्मेंसेस निकालते हैं बिजनेस में वो परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि आपकी जो करेंसी वैल्यूज होती है एक कंट्री एंड दूसरी कंट्री की वो भी डिफरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट जो है मनी मटेरियल ट्रांजैक्शंस, अच्छा मनी मटेरियल ट्रांजैक्शंस और नॉट रिकॉर्डेड। आपको मैंने पहले ही बोला, जैसे मैंने अभी स्ट्राइक बोली थी यहाँ पे, तो स्ट्राइक भी आपके बिजनेस पे अच्छा खासा असर डालती है, बट ये चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बिकॉज इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज़ इसके क्रिटिसिज्म है किसके, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के, और इसका इम्पैक्ट आपने अभी देखा कि इसमें हेल्प करता है। होप सो आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन विच अदर प्रोसीजर कॉन्सेप्ट्स डिपेंड। जो हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, एंटिटी मीन्स यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और जो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, राइट, ये दो कॉन्सेप्ट्स आपकी बेस बन जाते हैं जो आप अब आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। यानी जब हम आगे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट है, ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये सारे जो है ना इनकी जो बेस है ना वो डिपेंड किन पे है, बिजनेस एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था दैट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में मैंने आपको क्या बोला था कि बिजनेस की लाइफ जो होती है इनडेफिनिट होती है, कभी ना खत्म होने वाली लाइफ। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें मसला ये अराइज हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि ये जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है इसकी लाइफ चलती जा रही चलते, कोई फुल स्टॉप ही नहीं है कहीं पे, लेकिन मुझे बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करनी है। जब मेरे बिजनेस में कहीं पे फुल स्टॉप ही नहीं है तो परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे आप लोग, है ना। ये कॉमन सेंस की बात है ना, जब तक आप कहीं पे रुकोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। चलता जा रहा है, चलता, हम बोल रहे हैं कि बिजनेस जो है हमेशा के लिए चलने वाला। ये जो हमेशा वाला यहाँ पे मतलब वर्ड यूज हो रहा है, मीन्स की कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यहाँ से मुझे बिजनेस की परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, मुझे देखना है मैं लॉस में मत जा रहा हूँ, मैं प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ, मेरे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितना है, ठीक है, बैंक से मैंने लोन कितना लिया, कितना पे किया है, ठीक है, पिछले साल कितना पे हुआ था, इस साल कितना लिया है, ठीक है, पिछले साल मैंने कितना, कंपैरिजन आप लोग चाहते हो, बट ये सारी चीजें कैसे कर पाओगे आप लोग। इसी के लिए आया हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये जो बहुत लंबी लाइफ है इस बिजनेस की, इनको छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में आप स्प्लिट कर दो, ताकि आप एक ईयर की या जो इस बिजनेस की जो है इसकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सको, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सको, इसकी पोजीशन देख सको, इसकी लाइबिलिटीज एसेट्स देख सको, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे, एज पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एंटरप्राइज हैज इंडेफिनिट लाइफ, हाउएवर इट इज नेसेसरी टू सब डिवाइड सच इंडेफिनिट पीरियड इनटू स्मॉलर टाइम यूनिट्स फॉर। अब आपने इसको छोटे छोटे स्मॉलर टाइम यूनिट्स में डिवाइड कर दिया इस लाइफ को, क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है, पहला वाला रीजन है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, मैंने अभी बोला परफॉर्मेंस देखने के लिए, पोजीशन देखने के लिए, कंट्रोल ओवर ऑपरेशन, जहां पे आपको वीकनेस लगे वहां पे इस वीकनेस को खत्म करो, जहां पे आपको लग रहा है बिजनेस में मैं वीक हूं उस पर काम करना है, मुझे लग रहा है मैं कॉस्ट ज्यादा लगा रहा हूं, यहाँ पे उस कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिट्स कम कमाए जा रहे हैं, प्रॉफिट्स को ज्यादा करना है। ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप परफॉर्मेंस, पोजिशन या एक एंटरप्राइज को एक छोटे टुकड़े में पहले डिवाइड कर सको, तभी जाके ये चीजें आप पता कर सकते हो। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें सिंपली क्या बोलता है कि जितनी भी लाइफ एक एंटरप्राइज की होती है उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दो, ताकि आप उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सको, पोजीशन पता लगा सको, कंट्रोल करो ये आपके ऑपरेशंस पे। और ये जो छोटे छोटे टाइम पीरियड्स है ना, इनको अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। यानी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि यूजुअली जो आप लोग बुक्स बनाओगे अकाउंटिंग में वो 1 ईयर के लिए बनाई जाती है। ये जो अकाउंटिंग पीरियड का वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा, ये यूजुअली माना जाता है 1 ईयर का होता है ये।
यानी जो आपने बिजनेस की लाइफ को जब आपने स्प्लिट किया तो कितने टाइम तक रखा, एक मतलब आपने क्या एज्यूम कर लिया कि 1 साल तक मैं इसकी लाइफ मतलब परफॉर्मर चेक करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर उसके बाद फिर इसी तरीके से 1-1 साल तक। तो यहाँ पे जो लाइफ है, जो इंडेफिनिट लाइफ थी, इसको जब आपने स्प्लिट किया तो कितने जो स्मॉलर टाइम पीरियड आपने रखा था वो कितने का रखा था, 1 ईयर। तो 1 ईयर होता है बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड, या जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें यही बोलता है कि आप 1 साल के लिए बुक्स बनाओ हर एक बिजनेस में, ताकि आप परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सको। ओके, अब जो ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, क्या मैं बोल रही थी यहाँ पे आपको, हाँ, स्मॉलर टाइम यूनिट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड उसको कहा जाता है। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी, ये जो 1 ईयर मैंने यहाँ पे लिखा, 1 ईयर का पीरियड होता है बिजनेस में। यूजुअली हम जाते हैं, देखो हमारे पास 2 ईयर होते हैं, एक तो होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, दूसरा होता है कैलेंडर। ये तो पता ही है सबको, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 जन टू 31 या 31 दिसंबर या 30 दिसंबर तक, ठीक है, 1 ईयर का। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। ओके, मीन्स बिजनेसमैन का ईयर जनवरी में स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि उसका ईयर होता है अप्रैल में स्टार्ट, और बिजनेसमैन का ईयर दिसंबर में खत्म नहीं होता, बल्कि उसका ईयर मार्च में खत्म होता है। आपने देखा होगा बैंक्स में यूजुअली क्या बोला जाता है कि मार्च उनके लिए बहुत बिजी रहता है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है उनका, ठीक है। इसी तरीके से हर एक बिजनेसमैन का जो न्यू ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है उनका, ठीक है। यूजुअली यही माना जाता है। ऐसी नहीं, जरूरी नहीं है कि मतलब आप फाइनेंशियल ईयर से चले जाओ। अगर कोई बंदा, कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अपने बिजनेस में कैलेंडर ईयर से चला जाऊं, तो वो कर सकता है बुक्स को प्रिपेयर फ्रॉम 1 जनवरी टू दिसंबर। लेकिन यूजुअली जो बिजनेसमैन अप्लाई करते हैं बिजनेस में, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 टू 31 मार्च। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज एक्रूवल, ठीक है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना ये, ठीक है। एक्रूवल में छोटा सा मैं बता देती हूँ, मैंने आपको बोला था इनकम्स को अर्न बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है और एक्सपेंसेस को इनकर बेसिस पे, और कितने टाइम तक रिकॉर्ड किया जाता है, फॉर 1 ईयर, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा एक्रूवल एंड पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग, ये 3 कॉन्सेप्ट है। एक्रूवल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्रूवल, पीरियोडिसिटी एंड नेक्स्ट वन इज मैचिंग, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। ये तीनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है, ये तीनों साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे भी 1 ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे भी 1 ईयर की बात होती है, और यहाँ पे भी 1 ईयर की बात होती है। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूंगी। होप सो आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया, क्या क्या मैंने पढ़ाया, बिजनेस एंटिटी पढ़ाया मैंने, मनी मेजरमेंट पढ़ाया मैंने, और मैंने आपको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग में क्या है, रेवेन्यू अर्नर शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग सच रेवेन्यू। ये सीधी सी बात है, जितना भी आप लोग प्रॉफिट कमाते हो ना बिजनेस में, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए पहले आपको कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, और वो एक्सपेंसेस और वो प्रॉफिट आपस में मैच होने चाहिए। मीन्स अगर आपने बिजनेस में कोई खर्चा किया है ना, उस खर्चे की वजह से आपके बिजनेस में कितना इनकम आई, ये दोनों चीजें आपको रिकॉर्ड करनी होती है फॉर 1 ईयर इन अ बिजनेस, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पीरियोडिसिटी में पढ़ा था, हम 1 साल के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस में, तो यहाँ पे हर एक जगह अब 1 साल ही चलेगा, क्योंकि पीरियोडिसिटी ने हमें लिमिट दे दी कब तक रिकॉर्डिंग करनी, फॉर 1 ईयर। 1 ईयर मानते हैं हम बिजनेस में, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि अब जितना आप लोगों ने इनकम कमाई है, उस इनकम को कमाने के लिए जितने आपने एक्सपेंसेस किए थे उनको भी रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। ये आपस में मैच होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल सेल मैंने की है 1 लाख रुपीज की, ठीक है। लेकिन सेल, क्योंकि 1 लाख मेरे बिजनेस में आया है तो मेरी इनकम है ना ये, लेकिन आपने जब ये 1 लाख रुपीज की सेल की होगी, आपको क्या लगता, आपको नहीं लगता पहले आपने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे? हाँ जी, आपने पहले रॉ मटेरियल खरीदा होगा, यानी आपने पहले परचेजेस की होगी। मान लो आपने 50,000 की परचेज की थी, ओके। तो यहाँ पे फिर से समझाती हूँ, आपने पहले परचेज की थी 50,000 की, फिर आपने सेल की 1 लाख रुपीज की, तो मीन्स फिर आपका प्रॉफिट आता है यहाँ पे 50,000, ओके। तो यहाँ पे 1 लाख कमाने के लिए पहले आपने कितने एक्सपेंसेस किए थे, 50,000। दिस इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग हमें यही बोलता है कि जितना आप लोग रेवेन्यू कमाते हो, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, या ये आपस में मैच होने चाहिए।
एक एक्सपेंस की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, क्या होता है एक्सपेंस, क्या होता है और रेवेन्यू क्या है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैंने आपको बोला था एक्सपेंस वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट आपको इसी साल मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी तो वही है ना, अगर आपको कोई इनकम आई है इस साल बिजनेस में तो डेफिनेटली इसके रिलेटेड पहले कोई खर्चा हुआ होगा, कोई एक्सपेंस हुआ होगा। तो ये दो चीज़ें आपस में मैच होनी चाहिए। अगर बिजनेस में कोई इनकम आई है तो यहाँ से डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खर्चा हुआ है फिर इसको कमाने के लिए। और ये जो खर्चे हम लोग कर रहे हैं ना एक्सपेंसेस, अब यही पढ़ते हैं कि ये किस टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मतलब एक इनकम कमाने के लिए आपके बिजनेस में किस किस टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिनको आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है फॉर अ 1 ईयर। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पैक्ट इसका, एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट फॉर एनी पीरियड। अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा किसी साल का किसी भी पीरियड का तो कैसे निकालते हैं, हम करते हैं पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस मैच्ड एक्सपेंसेस। इस साल मैंने, पीरियोडिक का मतलब एक साल में जो मैंने रेवेन्यू कमाया उसके लिए जितने मैंने एक्सपेंसेस किए वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे और आपका आ जाएगा प्रॉफिट। जैसे मैंने अभी मशीनरी क्या सेल की एग्जांपल दी थी, 1 लाख में आपने सेल की लेकिन पहले परचेजेस 50,000 किए थे इसी साल में, तो आपने जो प्रॉफिट कमाया था दैट इज 50,000। ठीक है, अब ये पीरियोडिक रेवेन्यू की बात यहाँ पे हो रही है, ये क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ना पीरियोडिक रेवेन्यू। पीरियोडिक रेवेन्यू का मतलब इनकम अर्नर ड्यूरिंग द पीरियड, जितनी भी इनकम आपने इस साल में कमाई है वो सारी इनकम को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक रेवेन्यू। जैसे मैंने सेल की है इस साल, मैंने कमीशन लिया है, मैंने इंटरेस्ट लिया रिसीव किया है, ठीक है, मैंने डिविडेंड रिसीव किया है, तो एक साल में जितनी भी आपने इनकम कमाई है उन सारी इनकम्स को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक रेवेन्यू। पीरियोडिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एक साल का देखना होता है हमें। ओके, तो इसीलिए पीरियोडिक रेवेन्यू, पीरियोडिक रेवेन्यू मतलब सेल हो सकती है, कमीशन हो सकता है, या सारी चीजें हो सकती है। बिजनेस में जरूरी नहीं आप सेल ही करोगे, आपने सेल भी की इस साल, आपने कुछ कमीशन रिसीव किया था, आपने कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया था, आपने कुछ डिविडेंड रिसीव, आपने कुछ ब्रोकरेज रिसीव की है, ठीक है, ये सारी आपकी क्या बन जाएगी फिर, इनकम, क्योंकि एक साल में सारी चीजें रिसीव हुई हैं तो ये सारी बन जाएगी पीरियोडिक रेवेन्यू। ओके, अब हम देखते हैं हमारा ये मैच्ड एक्सपेंसेस जो यहाँ पे ये क्या होता है, यानी ये एक्सपेंसेस किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास। अब ये मैच्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैच्ड एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेड टू अर्निंग इनकम इन दैट पीरियड प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेबल टू दैट पीरियड एज सच। देखो शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ ये जो मैच्ड एक्सपेंसेस होते हैं इनमें कौन कौन से खर्चे हमारे होते हैं। पहले रेवेन्यू एक्सपेंसेस है यहाँ पे, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आपको डायरेक्ट कॉस्ट देखने पड़ेंगे एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिलेटेड होते हैं। आप पेन बना रहे हो और आपका लेबर ये पेन बना रहा है, ठीक है, तो लेबर डायरेक्टली रिलेटेड है ना मेरी प्रोडक्शन के साथ, ठीक है, तो इस प्रोडक्शन पे जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली आप देख सकते हो हाँ कि ये डायरेक्टली अप्लाई हुआ है प्रोडक्शन पे। जैसे मेरा ये लेबर है, अब इसको इस लेबर को मैं क्या दूंगी, वेजेस दूंगी ना, तो ये जो वेजेस है ना, क्योंकि लेबर डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन, तो मेरी वेजेस जो है ये भी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो वेजेस मेरी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाती है। तो शॉर्ट में आप ऐसे याद रखिए, प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट उनको कहा जाता है। जैसे पहले रॉ मटेरियल को खरीदना ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट, उस पर फिर लेबर का लग जाना, उसको वेजेस देना ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फेयर देना गाड़ी वाले को ताकि वो मटेरियल आपको लेके जाए आपके फैक्ट्री तक वो भी है, राइट। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है ना प्रोडक्शन के रिलेटेड होते हैं, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है प्रोडक्शन को, तो ये ऐसे कॉस्ट्स को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, अगर किसी बच्चे को और इस पर चाहिए इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कॉस्ट्स क्या होते हैं तो वो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी कि डायरेक्ट कॉस्ट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ना जो डायरेक्टली उसके रिलेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। तो मैच्ड एक्सपेंसेस में पहला यही आता है, जैसे रॉ मटेरियल आपने परचेजेस किया ये आएगा इसमें, आपने रॉ मटेरियल खरीदा ये आएगा, वेजेस आ सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरीके से कोई फेयर आपने दे दी गाड़ी वाले को इसी मटेरियल के रिलेटेड जो आपको जिस पे आपको काम करना है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट है। गाड़ी वाले को आपने किराया दे दिया लेकिन किसके रिलेटेड, उसने वो मटेरियल आपके बिजनेस तक लाया जिस पे आपको आप काम करना है, जिस पे आपको प्रोडक्शन करनी है, तो वो भी डायरेक्ट ही है फिर, ठीक है। उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में लेकिन प्रोडक्शन के रिलेटेड डायरेक्टली नहीं होते।
इनको प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती है, इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं होता, देखो हॉस्पिटल वाले जो है ना, हॉस्पिटल में हमारा जो मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, वो टिकट वगैरह दी जाती है ना, तो वो डायरेक्ट है क्योंकि वहाँ पे वही है, क्योंकि वो सर्विस है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं है क्योंकि वो सर्विस सेक्टर है। चलो हॉस्पिटल की बात छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैंने पेन वगैरह बना दिया तो इस पे लेबर वगैरह लग रहा है, वेजेस दे रहे, तो ये डायरेक्ट है, ओके। लेकिन अब जो ये फैक्ट्री यहाँ पे मैंने बनाई है, इसके रिलेटेड डेफिनेटली आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाया होगा जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ काम कर, जो रिकॉर्ड रखते होंगे, हमने कितने पेन लाया, हमने इसको कितनी वेजेस दे दी, राइट, हमने कितना मटेरियल खरीदा, तो ये भी तो खर्चा है ना। बट ये डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं हो रहा, बल्कि आपको हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन को मेंटेन करने में, प्रोडक्शन करने में। तो ऐसे कॉस्ट्स को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट्स कहते हो। तो मैच्योर्ड एक्सपेंसेस में आपका डायरेक्ट कॉस्ट भी आ सकता है एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आता है, ओके। तो ये दो तो समझ में आए। उसके बाद इसमें और क्या क्या आता है, शेयर ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है उनका एक पोर्शन लिखना होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको मैंने डिटेल पढ़ाया है, उसमें मैंने एग्जांपल दी थी रिसर्च, ये एडवर्टीजमेंट की, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इनका पोर्शन लेना होता है। अब ये पोर्शन क्यों लिया जाता है वो मैंने आपको बताया है कि इनका अमाउंट जो ज़्यादा होता है, ये पूरा एक ही साल में सारा कंज्यूम नहीं होता है ये एक्सपेंस, इसका कुछ पोर्शन एक साल में कंज्यूम होता है, कुछ पोर्शन फ्यूचर के लिए रखा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको डेफर करना पड़ता है। तो इसका जो पोर्शन आपने इस साल यूज़ किया एक्सपेंस का, और क्योंकि डेफिनेटली जब एडवर्टीजमेंट का एक पोर्शन एक साल में आप लोगों ने यूज़ किया, तो उस एडवर्टीजमेंट की वजह से एक साल में वो बेनिफिट तो आया होगा ना, राइट, तो वो भी लिखना पड़ता है हमें डेफर्ड का। इसी तरीके से शेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मशीनरी लग रही है, मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट, लेकिन इस मशीनरी का वैल्यू तो कम हो रहा है ना इस प्रोडक्शन को करने में, और ये हर साल कम होता रहेगा। ये भी तो मतलब एक खर्चा ही हो रहा है ना मेरा, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे करके, इसी प्रोडक्शन पे यूज हो रही है, तो ये भी तो खर्चा ही हो रहा है। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। मींस आपके मैच्योर्ड एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट्स आते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक पोर्शन आता है, एंड डेप्रिसिएशन आते हैं, जो कि किन पे हम करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पे। ये ज़रूरी है, जितना आपने फिक्स्ड एसेट इस साल यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे बेनिफिट होता है ना। देखो जब आप मशीनरी से प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, आप मशीन से प्रोडक्ट बनाते हो, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट तो हुआ बिजनेस में, लेकिन इस बेनिफिट को करने के लिए आपको पहले खर्चा करना पड़ेगा, और वो कौन सा खर्चा, आपकी मशीनरी का वैल्यू कम हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसीलिए हमें डेप्रिसिएशन भी लिखनी होती है बिजनेस में, समझ आ रही दैट, इसीलिए तो इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आपने इस साल जितनी मशीनरी यूज की उतने का खर्चा भी लिखो इस मशीनरी का, कि आपको कितना खर्चा लगा इस मशीनरी पे, ओके। इसीलिए इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और यही है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो जी, अगर आपने एक मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की, या 1 लाख यहाँ पे छोड़ो, 10 लाख रुपीज़ की मैंने एक मशीनरी खरीदी है, ओके। अब मुझे अब एक बात बताओ, ये जो मशीनरी है क्या ये बिजनेस में मतलब खाली एक दिन रहती है, 2 दिन नहीं, ये हमने एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्स्ड एसेट है, जो मोर देन 1 ईयर रहता है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। अब ये मशीनरी 10 लाख रुपीज़ की खरीदी है मैंने खर्चा किया, यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे एक्सपेंस हुए हैं 10 लाख रुपीज़ के, ओके, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी। लेकिन जब आप इस मशीनरी को पहले साल यूज़ करोगे, जिस साल आपने इसको खरीदा था, ठीक है, अब जब इस साल यूज़ करोगे तो आपको लग रहा है ये आपको पूरे का पूरा 10 लाख रुपीज़ वापस देगी पहले साल में ही, नहीं। और क्या आपको लग रहा है कि ये मशीनरी खाली एक साल में बेनिफिट देगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, नहीं, वैसा भी नहीं है। तो क्या होता है, ये मशीनरी एक साल भी यूज होगी, नेक्स्ट ईयर भी, एंड जब तक इसकी लाइफ है तब तक यूज होगी। मीन्स ये जो 10 लाख रुपीज़ का कॉस्ट है ना, ये हम एक साथ नहीं दिखाते हैं अपने बिजनेस में, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि एक साल में आपने मशीनरी को यूज किया, जिसकी वजह से आपने प्रोडक्शन अच्छी खासी की, आपने बहुत सारी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से बेनिफिट हुआ।
अब 1 साल मैंने मशीनरी को यूज किया, उसकी वजह से बेनिफिट्स हुए, लेकिन मुझे यहाँ से इसका एक्सपेंस भी तो देखना पड़ेगा। 1 साल में मैंने कितना खर्चा किया था इस मशीनरी पे, बट 1 साल में तो मैंने तो टोटल मशीनरी खरीदी है 10 लाख की, बट 1 साल का खर्चा निकालना, ये तो टोटल कॉस्ट है मशीनरी का, लेकिन मुझे 1 साल का देखना है। तो हमारे पास एक टर्म यूज होती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हम देखेंगे कि हमने इस साल जो इस मशीनरी से बेनिफिट्स कमाए हैं, उसको कमाने के लिए मशीनरी को कितना यूज करना पड़ा, तो उतने का एक्सपेंस इस पे लगा देंगे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी लिखी जाती है। तो यही है आपका मैच्ड कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू कमाने के लिए एक्सपेंस जितने भी होते हैं ये आपस में मैच होने चाहिए। ठीक है, और एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एंड डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से रेवेन्यू में सेल्स आ सकती है, इनकम आ सकता है। तो ये सारी कमाई या सारे इनकम्स को कमाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आपने इस साल किए ये आपस में मैच करने चाहिए। दैट इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने आपको बोला था एक्रूअल, पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग, ये तीनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि तीनों में 1 ईयर की बात हो रही है, तीनों में रेवेन्यू एंड इनकम्स या एक्सपेंसेस की बात हो रही है। इसमें पीरियड की बात हो रही है, इन दोनों में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की बात होती है। इम्पैक्ट देखते हैं इस मैचिंग कॉन्सेप्ट का। इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट इज accrual, periodicity and matching concepts give rise to the recognition of prepaid expenses, outstanding expenses, income received and advance। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की वजह से हमारी अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स यूज की जाते हैं, दैट इज पीरियोडिसिटी, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये होती क्या है ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो, प्रीपेड का मतलब होता है कोई खर्चा करना। देखो, एक्सपेंस तो मुझे पता है खर्चा, ठीक है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड पहले ही पे करना, यानी ऐसा खर्चा जो आपने पहले ही पे किया उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे समझाती हूँ, जैसे कि एक बच्चा है, इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बच्चे को बनाती हूँ मैं छोटा सा, इसको जाना है ट्यूशन सेंटर। ओके, तो ये जब ट्यूशन में चला गया तो यहाँ पे टीचर खड़े थे, इस टीचर ने इसको बोला कि ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा मान लो अक्टूबर से, ठीक है, लेकिन फी आप अभी पे कर दो। तो इसने दे दिया इसको 10,000 रुपीज अभी पे। तो यहाँ पे इस बच्चे का जो ये एक्सपेंस है दैट्स कॉल्ड द प्रीपेड एक्सपेंस, पहले ही खर्चा किया, लेकिन क्या आपने अभी बेनिफिट रिसीव किया? नहीं। बेनिफिट आपको कब मिलेगा? अक्टूबर में, ठीक है। तो ऐसे खर्चे जो आप पहले ही पे करते हो, जिनके लिए आपने बेनिफिट अभी रिसीव नहीं किया होता है, जो आप कब रिसीव करोगे? फ्यूचर में रिसीव। ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या कहा जाता है उनको? प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे मोबाइल बिल में भी हमारे पास होता है ना प्रीपेड एंड पोस्ट पेड, तो उससे आपको ज्यादा समझ, प्रीपेड का मतलब क्या होता है एंड पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है। सेम यहाँ पे भी है, पहले ही करना होता है। जैसे मोबाइल में जो हमारे प्रीपेड मोबाइल होते हैं उनमें रिचार्ज जब तक आप नहीं रहता तब तक आप कॉल नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो प्री है ना, पहले ही करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी वो खर्चा जो आपने पहले ही किया, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट रिसीव अभी नहीं होता है, दैट्स वाई इसको प्रीपेड कहा जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। अदरवाइज ये एक्सपेंस ही होता है। और एक्सपेंस में क्या होता है कि जब हम खर्चा करते हैं तो उस जिस ईयर खर्चा होता है उस ईयर हमारा क्या हो जाता है? बेनिफिट भी रिसीव हो जाता है। लेकिन जिस ईयर आपने खर्चा किया लेकिन उस ईयर में आपको बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा है, या बल्कि नेक्स्ट ईयर में हो रहा है बेनिफिट रिसीव, तब हम उसको क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड या एक्सपेंस। ओके, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सिंपली इसका अपोजिट है। यहाँ पे आपने पहले ही पे किया है, यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो पे, मीन्स आपने बेनिफिट ले लिया। जैसे कि ट्यूशन में यूजुअली क्या होता है, बच्चे पहले पढ़ते हैं उसके बाद आप लोग फी पे करोगे, मीन्स आपने बेनिफिट तो रिसीव कर लिया लेकिन आप लोगों ने अभी तक फी अपना पे नहीं किया। तो जब आप ये फी पे नहीं करते हो ना, ये इस स्टूडेंट के लिए बन जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो वाला खर्चा जो इसने अभी तक पे नहीं किया है लेकिन बेनिफिट रिसीव हो चुका है,
ठीक है। ये तो यूजुअल सी बात होती है जब भी हम ट्यूशन सेंटर में जाते हैं। पहले क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं वहाँ पे, उसके बाद फी दी जाती है टीचर को, एक्सेप्शंस को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि आजकल होता है कि आजकल पहले ही फी ली जाती है, उसके बाद पढ़ाया जाता है। तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा कि जहाँ पे आप लोगों ने बेनिफिट तो रिसीव कर लिया, लेकिन आप लोगों ने अभी वो खर्चा नहीं दिया इसके रिलेटेड, तो उस खर्चे को हम उस टाइम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके। प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही खर्चा करना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो खर्चा अभी तक नहीं हुआ। प्रीपेड में आप लोगों ने अभी तक बेनिफिट रिसीव नहीं किया होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग में बेनिफिट रिसीव हो चुका होता है, लेकिन खर्चा नहीं हुआ होता। ओके, दैट्स कॉल्ड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद हमारा है इनकम रिसीवेबल है। ये इनकम रिसीवेबल है जो इनकम आपको लेनी है। काम आपने कर लिया लेकिन अभी तक इनकम रिसीव नहीं हुई आप लोगों को, ठीक है। एक लेबर आया था मेरे पास, उसने मेरा सारा काम कर दिया, लेकिन मैंने उसको अभी तक वेजेस नहीं दिए, तो लेबर के लिए ये वेजेस है ना, ये इसकी इनकम रिसीवेबल बन जाएगी, क्योंकि ये इसको रिसीव करने हैं। इसने वो काम तो कर लिया जिसके लिए इसको ये मिलनी थी, ठीक है। काम हो चुका है, ठीक है, आपने वर्क कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने वो उस वर्क का जो आपको बेनिफिट मिलने वाला था वो रिसीव नहीं हुआ है। उसी को हम बोलते हैं इनकम रिसीवेबल है ये, ठीक है। याद रखना, इट इज नॉट रिसीव्ड, इट इज रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब जो आप रिसीव करने वाले हो, आपने काम तो इसके रिलेटेड कर लिया, लेकिन अभी तक आपका उसका बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। बेनिफिट आपको अभी नहीं मिला, ये बेनिफिट आप रिसीव करने वाले हो, लेकिन काम आपने इसके रिलेटेड कर दिया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया, हमारा जो लेबर है इस बेचारे ने सारा काम कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी तक इसको वेजेस नहीं मिली। तो काम तो इस बेचारे ने कर लिया लेकिन वेजेस नहीं मिल रहे, तो ये वेजेस ये इस लेबर के लिए बन जाएंगी इनकम रिसीवेबल, जो इसको रिसीव करनी है। ओके। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब क्या होता है कि मैंने कोई काम नहीं किया, फ्यूचर में मुझे काम, जैसे यही वाला लेबर है, 1 मंथ के बाद आएगा काम पे, लेकिन इस काम की इसने पेमेंट अभी ले ली, दैट्स कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। काम नहीं किया लेकिन पेमेंट रिसीव कर ली एडवांस में, उसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। यहाँ पे क्या था, काम आपने किया था लेकिन अभी तक इनकम नहीं ली थी, उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल। यहाँ पे दूसरे में क्या है, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया लेकिन पेमेंट इसकी अभी आपने ली। जैसे हम बोलते हैं ना, हम देते हैं ना किसी को टिप पहले ही, जैसे हमारा अगर आपको हाउस बनाना होता है, ठीक है, जैसे हमारे घर में भी काम चल रहा है, तो हमने भी ऐसे ही किया था कि जब हमारा वो जो ये काम करते हैं, ठीक है, इंटीरियर का काम जो होता है, अंदर से जो किया जाता है किचन वगैरह में, तो हमने उनको पहले ही टिप दे के रखी थी, लेकिन वो अभी काम पे नहीं आए थे। तो उन्होंने क्या किया था, वहां पे उन्होंने इनकम ऑलरेडी एडवांस में ले चुके थे वो लोग, लेकिन काम नहीं किया था, अब वो कर रहे हैं उसके बदले काम, ठीक है। तो ऐसी इनकम जो आप पहले ही रिसीव करते हो लेकिन काम नहीं किया, तो उसको हम एडवांस कहते हैं। यहाँ पर रिसीवेबल का मतलब होता है आपने काम किया लेकिन अभी तक उसका फायदा आपको नहीं मिला, आपको रिसीव करना है। ओके, तो ये चारों टर्म्स मैंने आपको बता दी, और ये चारों टर्म्स जो है ना किन की वजह से आई है, हमारी एक्रूअल, पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आई है। इंशाल्लाह जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये सारी चीजें रिपीट करेंगे हम लोग वहां पे। बट वहाँ पे आई होप सो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कि क्योंकि हमें इनको कैटेगराइज करना है अकाउंट्स में, ये किस अकाउंट में आता है, ये किस में आएगा, ये किस में आएगा और ये किस में आएगा। इनकी डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, और ये था आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वैल्यू ऑफ एन एसेट शोन इन बैलेंस शीट मस्ट बी इट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एक्विजिशन कॉस्ट। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दी थी। मान लो मैंने 15 जून को मैंने मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की, तो मुझे पता है कि क्योंकि हम करते हैं सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग, और उसी दिन रिकॉर्डिंग को जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, तो इसकी रिकॉर्डिंग, मशीनरी की रिकॉर्डिंग कब करोगे आप, 15 जून को, और वैल्यू की क्या लिखोगे, 1 लाख रुपीज़। दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसपे आपने इस मशीनरी को खरीदा था, और उसी का दूसरा नाम होता है एक्विजिशन कॉस्ट। और एसेट्स को बिजनेस में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो बेटा क्या होता है कि जब आप
आप मशीनरी को 1 लाख में खरीदोगे ना, इस मशीनरी का 2 साल के बाद या 1 साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर ये वैल्यू नहीं रहती है ये 1 लाख, क्योंकि वैल्यू चेंज होते हैं। जैसे मैंने मनी मेजरमेंट में आपको बोला था, क्रिटिसिज्म किया गया है उसको, क्योंकि बोला जाता है मनी का वैल्यू सेम नहीं है। मे बी ये जो मशीनरी आपने 15 जून को खरीदी थी, 31 मार्च में इसका वैल्यू अब 2 लाख बन चुका हो या 1,50,000 बन चुका हो, तो आप उस टाइम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। रिकॉर्डिंग उसी पे होगी जिस पे आपने इस एसेट को खरीदा था, दैट्स कॉल्ड द एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, सिंपल सी बात है। आप हमेशा रिकॉर्डिंग उस जब भी आप एसेट की रिकॉर्डिंग करोगे बिजनेस में, तो किस कॉस्ट पे करोगे, दैट इज एक्विजिशन कॉस्ट, या जिसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब जो ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है या जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। जैसे हमने पढ़ा था मनी की वैल्यू चेंज होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी जो है ना, क्योंकि आपने 1 लाख पे मशीनरी को रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभी मशीनरी का वैल्यू है 1,50,000, तो क्या आपको लग रहा है कि जो आप परफॉर्मेंस या P&L निकालोगे बिजनेस में वो ठीक होगा? नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट आपको जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, पोजीशन वगैरह एक्यूरेट नहीं बता पाती, क्योंकि मनी का वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्रिटिसिज्म पढ़े थे ना, आप चाहो तो वो कॉस्ट की भी बता सकते हो, क्योंकि कॉस्ट में क्या बोला गया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। अब मान लो किसी बंदे ने 10 साल पहले एक मशीनरी बिजनेस में खरीदी, तो 10 साल पहले जो उसका वैल्यू है, क्योंकि कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट हम लोग चल रहे हैं या कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने 10 साल पहले जिस वैल्यू पे मशीनरी खरीदी उसी वैल्यू पे अभी भी लिख रहे हो उस चीज को, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मशीनरी का वैल्यू अभी भी वही होगा? नहीं, चेंज होता रहता है। तो जो आप ये परफॉर्मेंस निकालते हो बिजनेस में, या आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशंस देखते हो, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना फिर, क्योंकि अभी जो मार्केट में वैल्यू है एसेट्स की वो बहुत डिफरेंट है, या तो कम हो सकती है या तो ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आगे चलेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा दैट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें सिंपली क्या बोलते हैं कि देखो, मैंने आपको अभी समझाया कि हम एसेट को किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि एसेट को हमेशा इसी पे रिकॉर्ड किया करें, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और अगर कोई भी चेंज एसेट के वैल्यू में आती है, जैसे कि मशीनरी मैंने जब खरीदी थी 1 लाख रुपीज की, लेकिन प्रेजेंट में मशीनरी का वैल्यू 1,50,000 है। ठीक है, अब ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है कि जब तक आपको ये वैल्यू सच में रियलाइज नहीं होती, यानी जब तक आप ये वैल्यू सच में कैश में रिसीव नहीं करोगे, तब तक इसको बुक्स में मत लिखिए। चलिए यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। देखो, एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इन एन एसेट इज कंसिडर्ड एट इट्स हिस्टोरिकल एंड एनी चेंज इन इट इज वैल्यू शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सेल और डिस्पोजल, यानी जब आप सच में इस एसेट को खरीदोगे, सेल करोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे और सच में आप पैसे रिसीव करोगे 1,50,000, तब जाके आप इस चीज को रिकॉर्ड करोगे। अदरवाइज आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जो मशीनरी खरीदी थी 1 लाख रुपीज की, अब उसकी वैल्यू है 1,50,000, तो ये जो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा आप लोग कमा रहे हैं मैं इसको भी रिकॉर्ड कर दूं? नहीं, जब तक आप सच में नहीं कमा लेते एक्स्ट्रा पैसा 50,000 रुपीज, तब तक आप इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। फिर से बता देती हूँ यहाँ पे क्या है कि जब तक आप जो आपकी एसेट्स में जो चेंज होती है वैल्यूज में, जब तक वो वैल्यू आप सच में रियलाइज नहीं करोगे, ठीक है, रियलाइज मतलब जब तक आप सच में रिसीव नहीं करोगे या जब तक उस एसेट को सच में सेल नहीं करोगे और आपके पास सच में पैसे नहीं आएंगे, तब तक आप इस वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करोगे। 1 लाख की मशीनरी अब 1,50,000 है, तो ये जो 50,000 की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो 50,000 एक्स्ट्रा आप लोग कमा रहे हो, ये तब तक नहीं लिखा जाएगा बिजनेस में जब तक आप सच में एसेट को सेल या डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, यानी जब तक आप सच में कैश रिसीव नहीं करोगे। ओके, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये हमारा। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, तो यही है हमारा यहाँ पे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट, कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। देखो, डुअल एस्पेक्ट जो है ना, ये अकाउंटिंग की बेस मानी जाती है, कोर माना जाता है बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग की कोर मानी जाती है डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये बहुत जगह रिपीट करेंगे हम लोग, फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिए, एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट्स, यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होते हैं ना, उसके 2 साइड्स होते हैं। जैसे एक कॉइन जब हम देखते हैं ना, 2 साइड है कॉइन के, एंड द अमाउंट ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स और इक्वल। और हमें पता है कॉइन जो अगर आप ऐसे रखो कॉइन को या वैसे, रुपए वैल्यू एक ही है, दैट इज 1 रुपए। इसी तरीके से बिजनेस में चाहे जितने भी इवेंट्स हो, चाहे जितने भी ट्रांजेक्शन को, हर इवेंट एंड हर ट्रांजेक्शन
ट्रांजैक्शन के दो ऑस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों के ऑस्पेक्ट्स आपके इक्वल वैल्यू के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, सिंपल सी बात है, सेल ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी को क्या किया, सेल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि इसमें कैसे दो चीजें इन्वॉल्व है। देखो, सेल ऑफ मशीनरी टू मिस्टर ए, यानी आपने मशीनरी किसको सेल की है, मिस्टर ए को। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक तो बिजनेसमैन खड़ा है, मान लो ये बी है, बी इज योर बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन ने ए को मशीनरी सेंड की है या सेल की है। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स खड़े हो रहे हैं। अब कैसे आप समझोगे ड्यूअल ऑस्पेक्ट? देखो, अगर बिजनेसमैन के लिए ये ट्रांजैक्शन जो है, ये अगर हम बिजनेस परस्पेक्टिव से इसको देखेंगे, बिजनेसमैन के लिए ये सेल है, राइट। लेकिन अगर हम ए के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसके लिए तो ये परचेज है ना, तो इसने तो डबल, ये उसी वही तो हमें ड्यूअल ऑस्पेक्ट भी बोलते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो ऑस्पेक्ट्स हो सकते हैं और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला बी के लिए थी ये सेल, लेकिन ए के लिए यही ट्रांजैक्शन क्या बन रही है, परचेजेस। तो दो ऑस्पेक्ट्स है ना, और इसका जो वैल्यू है वो दोनों, इन दोनों ट्रांजैक्शंस का जो वैल्यू है दैट इज सेम है, या दोनों ऑस्पेक्ट्स का जो वैल्यू है वो सेम है। मेरी मशीनरी 1 लाख की थी तो मैंने सेल कर दी, इसने खरीदी तो इसको भी 1 लाख रुपीज मिला, दो ऑस्पेक्ट्स भी आ गई, वैल्यू भी सेम आ गई। यही आपका डुअल ऑस्पेक्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट्स की टू साइडेड इफेक्ट होता है। ये याद रखिएगा, हमेशा टू साइडेड इफेक्ट होता है हर एक ट्रांजैक्शन का। ठीक है, इंशाल्लाह जब जर्नल पढ़ाऊंगी ना तब ये बहुत, मतलब आपको बहुत इजी लगेगा ये डुअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पे ना इस चीज को एक्चुअली में फॉलो किया जाता है, एंट्रीज उसी हिसाब से की जाती है, वहां पे ज्यादा ये अच्छे से समझ में आएगा कि डुअल ऑस्पेक्ट होता क्या है। फिलहाल आप याद रखिए कि हर एक ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के दो ऑस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था सेल ऑफ गुड्स, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे टू बी, आपने गुड्स बेचे हैं बी को। अब मान लो बिजनेसमैन का नाम है ए और बी ने, इसने सेल किया किसको, बी को। अब ए के लिए क्या बन रही है, ये सेल बन रही है, और बी के लिए यही चीज क्या बन रही है, परचेज बन रही है। देखो ट्रांजैक्शन एक ही है, सेल ऑफ गुड्स है, और इसी ट्रांजैक्शन में दो चीजें निकल के आ रही है, एक के लिए सेल बन रही है, दूसरे के लिए ये परचेज बन रही है। तो हो गए ना टू ऑस्पेक्ट्स। इसके बाद इसने बोला है अमाउंट भी सेम ही होगा, डेफिनेटली जितना आपने सेल किया उतना ही तो उसने परचेज किया ना। अगर आपने 20,000 रुपीज सेल किए, वही 20,000 उसके लिए क्या बन जाएंगे, परचेजेस। ठीक है, दिस इज योर ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फुल डिस्क्लोजर। एक सेकंड, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में हमें क्या बोला गया है, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स शुड बी डिस्क्लोजर। देखो फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बिजनेस के रिलेटेड होते हैं उनको डिस्क्लोज किया करो। ठीक है, उनको डिस्क्लोज किया करो। अब डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोजर मीन्स अ मियर स्टेटमेंट इज गिवन, जर्नल एंट्री नॉट पॉसिबल। अब याद रखिए जब भी हम फुल डिस्क्लोजर की बात करते हैं ना, इसका मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करना होता है, जो मैंने आपको समझाया था। रिकॉर्डिंग हम सब पेन हाथ में लेते हैं, लिखते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर का मतलब वो नहीं, आपको एक स्टेटमेंट देना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट देना होता है कि हाँ जी ये चीज हुई है बिजनेस में। ठीक है, स्टेटमेंट और रिकॉर्डिंग में फर्क है, यानी एंट्री पास करने में और डिस्क्लोजर में फर्क है। ठीक है, डिस्क्लोजर का मतलब है सिंपली स्टेटमेंट देना। जैसे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैंने आपको बोला था कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी होती है बैलेंस शीट के नीचे लिखी जाती है, कभी कभी बैलेंस शीट के अंदर। ये जो मैंने नीचे बोला था ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्लोजर लिखना, कहना, इसी को हम डिस्क्लोजर कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरा बैलेंस शीट है, मैंने जब इसको बंद किया नीचे मैंने डिस्क्लोजर लिख दिया कि मेरे पास एक कंटीजेंट लायबिलिटी है इतने की, दिस इज कॉल्ड डिस्क्लोजर। और बिजनेस में हमें क्या बोला गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट से उनको डिस्क्लोज किया करो। यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर की बात हो रही है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन, चाहे छोटी ट्रांजैक्शन हो, बड़ी ट्रांजैक्शन हो, जो भी हो बिजनेस के, उसको डिस्क्लोज किया करो। ठीक है, उसका एक स्टेटमेंट दिया करो। आप लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करने, स्टेटमेंट देना है सिंपली। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंटिंग मीन्स एंट्रीज विल बी पॉसिबल। जब हम बोलते हैं ना इस अकाउंटिंग मैंने आपको बोला है सिंपली रिकॉर्डिंग होती है, मीन्स आप लोग जर्नल बनाते हो उसमें। लेकिन जब हम डिस्क्लोजर की बात करते हैं, हम स्टेटमेंट देते हैं खाली, वहां पे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती या कोई जर्नल नहीं बनाई जाती जब हम डिस्क्लोजर की बात करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दिया जाता है उसके बदले।
एक्सेप्शंस, अब इस फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के कुछ एक्सेप्शंस है। पहला है मटीरियलिटी एंड दैट सेकंड इज कंजर्वेटिज्म। ये दो हम अभी पढ़ेंगे और ये भी अभी पढ़ेंगे। यानी फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के दो एक्सेप्शंस है। पहला है मटीरियलिटी, दूसरा है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, मटीरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म ये इसके एक्सेप्शंस है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन इवेंट बिजनेस में होती है उनको डिस्क्लोज किया करो, एक स्टेटमेंट दिया करो। ठीक है, स्टेटमेंट लिखा करो कि हमारे बिजनेस में ये हुआ है, हमारे बिजनेस के ऊपर केस चल रहा है, हमारे पास इतनी कंटीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, इसी तरीके से स्टेटमेंट्स दिया करो। ये हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमें बोलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज सब्सटेंस और लीगल फॉर्म। सब्सटेंस और लीगल फॉर्म यानी accounting treatment and presentation in financial statements of transactions should be governed by their substance and not merely by the legal form। शॉर्ट में आप याद रखें कि जब भी हम अकाउंटिंग में या बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, हम उसकी लीगल फॉर्म को नहीं देखते, बल्कि हम फैक्ट को चेक करते हैं। फैक्चुअली सच क्या है वही देखा जाता है, लीगली सच क्या है वो नहीं देखा जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। मैंने एक हाउस खरीदा, ठीक है, मिस्टर ए से मैंने हाउस खरीदा, ओके, मिस्टर बी ने खरीदा था, ओके। अब जो ये हाउस है ना, इसके जो पोजीशन है बी के पास है और बी ने ए को पैसे भी दे दिए, लेकिन इस हाउस के जो अभी लीगल मतलब पेपर्स है ना वो अभी ए के पास ही हैं। ठीक है, फिर से समझा देती हूँ। आपने एक हाउस खरीदा है, ठीक है, ऐसे समझाती हूँ। ये ए है, ये बी है। ए जो है, ए ने बी को अपना हाउस सेल किया, ठीक है। अब जो बी है ना, बी ने ए को पैसे भी दे दिए, यानी जिसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन भी दे दी, और पोजीशन जो यानी हाउस को जो यूज कर रहा है वो बी ही कर रहा है। लेकिन जो हाउस के पेपर्स है ना, लीगल पेपर जिनका, वो अभी भी ए के पास ही है। अब जब हम बिजनेस में रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्या माना जाएगा, क्या ये हाउस ए का माना जाएगा या बी का? यहाँ पे आप लीगली नहीं देखोगे, आप फैक्ट देखोगे। फैक्चुअली सच क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ये हाउस जो है अभी बी यूज कर रहा है और ये इससे पैसे कमा रहा है, इसके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो ये बी का माना जाएगा। हालांकि अगर हम लीगली देखेंगे अभी ए का ही है, क्योंकि पेपर अभी इसी के पास है, पेपर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में सब्सटेंस को देखा जाता है, यानी फैक्ट्स को देखा जाता है। आपकी लीगल फॉर्म क्या है वो नहीं देखते हैं हम लोग। समझ आ रहा है यहाँ पे? तो अकाउंटिंग में सब्सटेंस और फॉर्म, लीगल फॉर्म, यानी हम फैक्ट्स को यहाँ पे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म नहीं देखी जाती। ठीक है, मैंने बिल्डिंग खरीदी एक बिजनेस के लिए, ठीक है, मुझे रेंट पे देनी थी ये बिल्डिंग। अब जिस बंदे से मैंने खरीदी है, ए से मैंने खरीदी है, मैंने इसको पैसे तो दे दिए जिसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, और बिल्डिंग जो है मेरे पास आ गई और मैं बिजनेस के लिए यूज भी कर रही हूँ। लेकिन इसके बिल्डिंग के जो पेपर होते हैं या इसके रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी होती है, क्योंकि जब आप हाउस वगैरह सेल करवाते हो तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन इसकी करवानी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। वो सारी चीजें अभी तक नहीं हुई है। मीन जितने भी इस हाउस के रिलेटेड या इस बिल्डिंग के रिलेटेड पेपर है, लीगल पेपर जिनको हम बोलते हैं, वो अभी भी ए के नाम पे ही है, वो अभी भी ए के पास ही है। लेकिन जब हम बिजनेस में एंट्री करेंगे तो अब यहाँ पे आपको मतलब जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज, तो अब किसको माने, ये किसकी एसेट मानी जाएगी ये बिल्डिंग? क्योंकि लीगली ओनर ये है लेकिन पोजीशन है बी के पास। ठीक है, तो किसका माना है? तो हम यहाँ पे फैक्ट्स को देखेंगे, ना कि इसकी लीगल फॉर्म को। तो बी का माना जाएगा इसको, ओके, क्योंकि रेवेन्यू भी यही कमा रहा है, खर्चे भी यही कर रहा है इसके। ठीक है, सिर्फ ओनर ये है, तो यहाँ पे ये बी के में, दैट्स द सब्सटेंस और लीगल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन। आपने लैंड और बिल्डिंग तो सेल कर दी लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई अभी, मीन्स वो अभी आपके नाम पे ही है और जिस बंदे को आप मैंने सेल किया उसके नाम पे नहीं हुई है अभी। लेकिन फैक्ट्स देखा जाए तो ये बंदा यूज कर रहा है तो इसी का माना जाएगा और इसी के बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, फैक्ट्स को चेक किया जाता है, लीगल फॉर्म को नहीं। दैट इज योर सब्सटेंस और लीगल फॉर्म। सब्सटेंस और लीगल फॉर्म का यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कंजर्वेटिज्म, या जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते
बोलते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स एंड गेन शुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड, हाउएवर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ऑल एक्चुअल एंड प्रोबेबल लॉसेस। शॉर्ट में ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कभी भी बिजनेस में लगेगा कि मुझे प्रॉफिट आ रहा है या मैं गेन करूंगा, ठीक है, मुझे फायदा होगा, ठीक है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि किसी एसेट को सेल करने से, जैसे अभी मैंने बोला था 1 लाख मशीनरी, या उसके बाद मैंने बोला था ये 1,50,000 की अभी इसकी वैल्यू है, आपको लग रहा है कि अगर फ्यूचर में मैं इस मशीनरी को सेल करूंगा और मुझे प्रॉफिट आएगा, तो डिस्क्लोज कंजर्वेटिज्म हमें बोलता है इस चीज को आप रिकॉर्ड मत कीजिए, और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड मत कीजिए, उन प्रॉफिट्स को जो आपने अभी तक कमाए नहीं हैं, यानी उन प्रॉफिट्स को, उन गेन्स को आप बिजनेस में रिकॉर्ड मत करिए जिनको आपने अभी तक कमाया नहीं है। लेकिन उन लॉसेस को, या जो भी लॉसेस आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हो सकते हैं, उनके लिए आप पहले से ही तैयार रहिए, उनके लिए प्रोविजंस बना के रखिए, उनके लिए पैसे पहले से ही जमा करके रखिए, ठीक है। मैं आपको, दैट इज योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी इसी को कहा जाता है। फिर से मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। कंजर्वेटिज्म अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, यानी जो फ्यूचर में आपको लगता है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, उनको रिकॉर्ड मत करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही रेडी रहिए और उसके लिए प्रोविजंस बनाइए, मीन्स उसके लिए पैसे रखिए और अपने बिजनेस में रेडी रहिए, प्रोविजंस क्रिएट करिए, शुड बी मेड फॉर ऑल एक्चुअल एंड पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि मेरी कंपनी के ऊपर केस चल रहा है। आप फ्यूचर डिसाइड करेगा कि ये मेरे लिए गेन बन जाए, यानी मुझे ये, अगर मैं ये केस जीत जाता हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं हार जाता हूँ तो पेनल्टी पे करनी होती है, तो ये आपके लिए लॉस है ये पेनल्टी। लेकिन केस अभी चल रहा है, डिसीजन फ्यूचर में आएगा, अभी आपको पता भी नहीं है कि आप ये केस हारोगे या जीतोगे। गेन के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला, या आप लॉस के लिए पहले से ही रेडी रहिए और आप इसके लिए पहले से ही पैसे जमा करके रखिए इस लॉस के लिए, ठीक है। तो बिजनेस में उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म, यानी कंजर्व हम लोग बनते हैं। वो बोलते हैं ना कि नैरो माइंडेड बन जाता है बंदा, नहीं, अगर लॉस होगा तो क्यों ना उसके लिए पहले से ही रेडी रहे, लेकिन अगर प्रॉफिट्स होंगे तो वो नहीं करेंगे हम लोग। तो वही है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जो फ्यूचर में होने वाला है। कैसे रिकॉर्ड करते हो आप लोग? अब ये नहीं बोलना कि हम एक्चुअल लॉस लिखते हैं, नहीं, हम प्रोविजन बनाते हैं इस चीज के लिए, मतलब पैसे पहले से ही जमा करके रखते हैं कि अगर फ्यूचर में होगा लॉस तो इसी प्रोविजन से, इसी रिजर्व में से पैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में लगेगा कि आप प्रॉफिट्स कमाने जा रहे हो, तो उस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट्स मतलब हम बिजनेस में थोड़ा कंजर्वेटिव बन जाते हैं। अब जो ये कंजर्वेटिज्म है ना, ये इसकी एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर एंड कंसिस्टेंसी। फुल डिस्क्लोजर अभी बोला था कि वो बोलता है कि हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करो, लेकिन यहाँ पे तो आप उन जो आप फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाने वाले उनको तो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए इसकी एक्सेप्शन मानी जाती है। कंसिस्टेंसी में मैंने आपको बोला था जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप एक साल फॉलो करो, दूसरे साल भी फॉलो करने पड़े। लेकिन पहले साल आपको लगा था कि कोई लॉस नहीं होने वाला, दूसरे साल आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला, तो यहाँ पे तो प्रोविजन आप लोगों ने क्रिएट किया, लेकिन इस साल में तो आपने नहीं किया था, तो कंसिस्टेंसी भी फॉलो नहीं हो रही। इसीलिए कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर इसके क्या माने जाते हैं, एक्सेप्शंस माने जाते हैं। एंड याद रखिएगा, कंजर्वेटिज्म इज अ सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब ये मतलब जजमेंट बेसिस पे होता है। बंदे को फ्यूचर के लिए प्रोविजन बनाना है। आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉसेस होने वाले, अब एग्जैक्ट अमाउंट लॉस का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपने मतलब अपने अमाउंट या अपनी जजमेंट के हिसाब से अमाउंट रख सकते हो प्रोविजन का। दैट इज इसको बोला जाए इज अ सब्जेक्टिव डिस्क्लोजर जो है, सॉरी, ये कंजर्वेटिज्म है, इट इज अ सब्जेक्टिव होता है। और सबस्टेंस और लीगल फॉर्म इज अ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें पर्सनल जजमेंट इंक्लूड नहीं होती। अगर बंदे को ये नहीं होता कि आप मतलब ये नहीं होता कि फैक्ट्स की बेसिस पे रिकॉर्डिंग करनी है, तो बंदे को जो मर्जी ठीक लगती वही करता है। लाइक उसको लगता है लीगल फॉर्म में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो वो लीगली उसी को मानता, वही ओनर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे दैट इज, एक सेकेंड, लास्ट में जो हम पढ़ेंगे दैट इज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हमारा, या मटीरियलिटी कन्वेंशन। ये क्या है? ऑल द आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द बिजनेस शुड बी डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शॉर्ट में आप ये याद रखिए, ये फुल डिस्क्लोजर आपने अभी जो पढ़ा था ना, उसकी एक्सेप्शन है। ये हमें बोलता है आप खाली उन्हीं ट्रांजेक्शन, उन्हीं इवेंट्स को लिखिए बिजनेस में जिनकी कोई इंपॉर्टेंस बिजनेस में, जिनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे,
ठीक है। अब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट या मटेरियल आइटम्स किसको कहा जाता है? रेफर्स टू द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अगर आपको लग रहा है कि इस ट्रांजैक्शन को लिखने की वजह से किसी यूजर पे असर पड़ेगा या उसके डिसीजन पे असर पड़ेगा तो इसको रिकॉर्ड करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पड़ेगा असर तो मत रिकॉर्ड करिए। यानी मटेरियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए, हर एक ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं करना है। उससे क्या होगा, जब आप छोटी छोटी बातों को, हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक छोटी छोटी इवेंट ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करोगे, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ये बहुत लेंथी बनेगा। इसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसी इवेंट्स के डिस्क्लोजर होंगे जिनकी जरूरत भी नहीं थी, उससे आपका लेंथी बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉम्प्लिकेटेड बनता है। इसलिए मटीरियलिटी आया। मटीरियलिटी बोला नहीं, सारा डिस्क्लोज मत किया करें, आप खाली उन ट्रांजैक्शंस, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जिनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कैसे पता चले, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या होता है, या मटीरियल आइटम हम किसको बोलेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो मटीरियल है, कौन सी ट्रांजैक्शन को बोलेंगे ये मटीरियल नहीं है। तो बोला गया आप मटीरियल ऐसे याद रखिए कि या आप मटीरियल उसको कंसिडर कीजिए कि अगर कोई ट्रांजैक्शन लिखने की वजह से, उस ट्रांजैक्शन को लिखने की वजह से या डिस्क्लोज करने की वजह से आपका जो यूजर है उसके डिसीजन पे असर पड़ेगा, देन आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, देन ये मटीरियल बन जाता है। यहाँ पे ये याद नहीं रखना कि जिसमें ज्यादा अमाउंट होगा वो मटीरियल है, जिसमें कम होगा वो मटीरियल नहीं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो आपका यूजर है उसके डिसीजन पे अगर असर पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की वजह से, देन इट इज अ मटीरियल फॉर बिजनेस, तो रिकॉर्ड करिए। अगर नहीं पड़ेगा तो मत रिकॉर्ड करिए, ठीक है। अब ये जो मटीरियलिटी है ना, ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव ही है, क्योंकि बंदे को मे बी, मेरे लिए जो मुझे लग रहा है कि मटीरियल है, दूसरे बंदे के लिए वो मटीरियल ना हो, है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि स्टेशनरी में नहीं लिखूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टेशनरी की वजह से किसी यूजर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या पता इस स्टेशनरी की वजह से किसी यूजर पे असर पड़ भी सकता है, ठीक है। तो ये है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे हमारा ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे भी आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो मटेरियल है, कौन सी नहीं है जो मटेरियल नहीं है। ओके तो ये था हमारा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो हमने आज जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे इतना ही हमें पढ़ने थे। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ 3 पढ़ाए थे, आज बहुत सारे हमने पढ़े। जैसे हमने आज पढ़ा बिजनेस एंटिटी सबसे पहले, उसके बाद मनी मेजरमेंट, उसके बाद पीरियोडिसिटी मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने एक्रूवल पढ़ाया, उसके बाद मैंने मैचिंग पढ़ाया, उसके बाद कॉस्ट हमने पढ़ा, राइट, उसके बाद रियलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद फुल डिस्क्लोजर पढ़ा, उसके बाद हमने सब्सटेंस और फॉर्म पढ़ा, कंजर्वेटिज्म पढ़ा, एंड लास्ट वन इज मैचिंग, ठीक है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। इनमें से जो मैंने आपको 3 पढ़ाए, दैट इज आपका कंजर्वेटिज्म, ठीक है, मटीरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म एंड मटीरियलिटी, हाँ जी, ये 2 कंजर्वेटिज्म एंड मटीरियलिटी, ये 2 जो है इनको कन्वेंशंस भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है कभी कभी कि मुझे बताए हमारे पास कितने कन्वेंशंस है अकाउंटिंग में, तो 2 है, एक है मटीरियलिटी, दूसरा है कंजर्वेटिज्म। हमारे पास अजम्पशंस कितनी है, फंडामेंटल अजम्पशंस 3 है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कितने हैं, बाकी जो बच रहे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स है, या कभी कभी इन सारे को हम इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर इस पे। तो अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक पॉइंट आपको यहाँ पे एक और बोलूँगी, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो ये है यहाँ पे जो लिखा है मैंने, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जब हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं कौन कौन सी बेस होती है। एक होती है कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस एंड हाइब्रिड। कैश में मैंने आपको बोला था आप जितना आप रिसीव करोगे और जितना आप पे करोगे वही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। रिसीव एंड पेमेंट के बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है, अर्न एंड इनकर बेसिस पे नहीं, किस में, कैश में, ठीक है। जब आप कैश बेसिस लेते हो आप किस पे रिकॉर्डिंग करते हो, जितना आपने रिसीव किया और जितनी आपने पेमेंट की, या आपने कितना अर्न किया या आपने कितना इनकर किया, ये नहीं देखा जाता है कैश में। कैश बेसिस में हम देखते हैं रिसीव कितना हुआ और पेमेंट कितनी हुई, एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ, एक्चुअल में पेमेंट की, वही रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। और कंपनीज एक्ट 1956 इसको नहीं मानता है कैश बेसिस को, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो इसलिए मैंने बता दिया। एक्रूवल बेसिस समझाया था जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो लेकिन किस बेसिस पे, इनकर, अर्न बेसिस एंड इनकर बेसिस, यानी अपोजिट है कैश का ये।
यहाँ पे एक्रूअल में हम ये नहीं देखते मैंने रिसीव कितना किया, एक्चुअल में मैंने पे किया कितना, एक्चुअल नहीं, हम देखते हमने एक्चुअल में अर्न कितना किया था और हमने इनकर कितने किए थे एक्सपेंसेस, उन्हीं पे रिकॉर्डिंग होती है। और अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 1956 इसी को मानता है एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है जिसमें आप ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी कुछ ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे रिकॉर्ड हो रही है, कुछ ट्रांजेक्शन एक्रूअल पे बेसिस हो रही है, एक्रूअल पे रिकॉर्ड हो रही है। तो कुछ बिजनेसेस इसको भी फॉलो करते हैं हाइब्रिड को, मतलब वो कुछ ट्रांजेक्शन्स को कैश पे रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स में एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है दैट इज मेजरमेंट बेस इन अकाउंटिंग, यानी जब आप रिकॉर्डिंग या वैल्यूएशन करते हो एसेट्स की, वैल्यू लगाते हो एसेट्स को, तो कौन कौन से कॉस्ट आपके, हिस्टोरिकल कॉस्ट बता दिया मैंने जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट, करंट कॉस्ट अभी की वैल्यू क्या है एसेट की, ठीक है, करंट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स अगर मैं इसको एक्सचेंज करूंगी इसको तो मुझे वहां से क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू, ये डिस्काउंटेड वैल्यू होता है फ्यूचर इनकम्स का, जो आप फ्यूचर में इनकम्स कमाओगे इस एसेट्स पे तो उनका अभी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। यानी मेजरमेंट बेसिस इन अकाउंटिंग 4 है, हिस्टोरिकल, करंट, रियलाइजेबल एंड प्रेजेंट वैल्यू, ओके। और मैटर करता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ही एक्चुअल में, तो ये देखा, ये इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन बिजनेस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि रिकॉर्डिंग इसी पे होती है। करंट कॉस्ट मीन्स अभी की कॉस्ट, रियलाइजेबल मीन अगर एक्सचेंज करोगे इस एसेट को तो क्या मिलेगा, प्रेजेंट मीन डिस्काउंटेड वैल्यू जो होता है एक एसेट का वो कितना है, ओके। तो ये थे कुछ मेजरमेंट बेसिस इन अकाउंटिंग। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया है कि बेसिस कितनी है अकाउंटिंग में, तो 4 होती है हमारी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कहीं पे भी लगा कि कन्फ्यूजन हो रहा है या मैंने कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं समझा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं रिपीट करूँगी, वो मसला नहीं है। बाकी जो मेरी चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।